हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम उर्दू अनुवादक पार्ट 52 लेकर आपके बीच हाजिर हैं। आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा पार्ट 52 और अभी तक आपके 51 पार्ट्स हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन प्रीवियस पार्ट्स को देख लीजिए, काफ़ी अच्छा होगा। जिसमें मैंने उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू मुफरदात, उर्दू कवायद, इंग्लिश के कुछ कवायद हैं, इंग्लिश का सेंटेंसेस। उसमें मेन बात मेरे सारे प्रीवियस वीडियो में ये है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में लैंग्वेज के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, जिनको देखने के बाद आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि एक उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी के लिए, कैंडिडेट के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए और किन किन पोर्शन को हमें टच करना चाहिए। तो आज हम जो शुरू करेंगे पार्ट 52 शुरू करेंगे। तो आप लोग जल्दी से लाइव हो जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे टोटल ये हमारे होंगे 50 प्लस क्वेश्चंस को हम करेंगे। 50 प्लस क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैंने उर्दू, हिंदी, जीके, लैंग्वेज, ट्रांसलेशन, मुफरदात, वोकैबुलरी सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो जैसा कि आप लोग वहाँ पे प्रोफाइल पे देख रहे होंगे या थंबनेल जो आपके डिस्प्ले पे दिखा होगा उसमें भी यही लिखा हुआ है जीके, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। तो इससे पहले जो मैंने 51 का बनाया था तो काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि सर काफ़ी अच्छा रहा। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिला, अप्रिसिएशन मिला, और इसी वजह से मैं फिर आज 50 प्लस का टारगेट लेके आपके बीच हाजिर हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और शेयर करके कमेंट कीजिए कि आप लोग आ गए, और ये चाह रहे हैं कि शुरू किया जाए तो यस लिख के आप लोग कमेंट कीजिए कि यस लिख दीजिए, ताकि मैं वीडियो कंटिन्यू शुरू करूँ। और आप लोग अपने कॉपी और पेन लेके भी बैठ सकते हैं। जो लोग बाद में इसको ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी अपने आंसर टिक करके लास्ट में ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि इनके कितने आंसर से सही हुए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आ जाएं, और आप लोग कमेंट कीजिए कि यस यस यस, ताकि हम समझ जाएं कि अब क्वेश्चन शुरू करने की ज़रूरत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे हैं गांधी जी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए आप कि करो या मरो का नारा किसने दिया। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। करो या मरो, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। गांधी जी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये टोटल अभी मैं स्टार्टिंग में जीके के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जो लोग आंसर दे रहे हैं काफ़ी अच्छा है, ठीक है, लेकिन देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। दोस्तों 1 का आंसर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी। करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी, जिसको चूँकि मैं यहाँ पे उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया हूँ, जिसको इंग्लिश में डू या डाई, डू और डाई, ये आपके वर्ड्स हैं, डू और डाई, करो या मरो, ये स्लोगन है, नारा है, जिसको गांधी जी ने दिया। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है अल हिलाल अखबार के बानी कौन है। अल हिलाल अखबार के बानी कौन है, ये कह सकते हैं कि ये आपके बुक्स से क्वेश्चंस हैं। बुक्स के साथ साथ हमको राइटर के बारे में भी पता चलेगा। तो मैं कोशिश किया हूँ कि बुक्स, राइटर्स, पर्सनालिटीज़ और उनका कंट्रीब्यूशन जो है, इन तमाम पोर्शन को टच करके क्वेश्चन को लाऊं। तो देखते हैं गांधी जी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो अल हिलाल अखबार के बानी कौन है, पता है तो आंसर कीजिए। आंसर मैं आपके वेट कर रहा हूँ कि कौन दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। अल हिलाल अखबार के बानी कौन है, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद अल हिलाल अखबार के बानी है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो जाएं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए एक, ताकि पता चले कि हाँ आप लोग दिल से वीडियो को पसंद कर रहे हैं। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है, अर्थशास्त्र के मुसन्निफ कौन है। अर्थशास्त्र किताब है, इसके मुसन्निफ कौन है। आपके ऑप्शन यहाँ पे कालिदास, कलहन, कौटिल्य या पतंजलि। तो कौन है दोस्तों अर्थशास्त्र के मुसन्निफ कौन है, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए। अर्थशास्त्र, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो बुक्स से क्वेश्चंस निकलते हैं ना,
तो ज़्यादातर आपको वे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो काफ़ी फेमस हैं, जिस तरह अर्थशास्त्र है, मौलाना आज़ाद, या फिर तहज़ीबुल अखलाक बगावत के हवाले से या रिवोल्यूशन के हवाले से। इस तरह के जो टॉपिक्स के बुक्स हैं वो लोग आप ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि इस तरह की बुक्स को पूछा जाता है। बहुत कदीम एंशिएंट बुक्स को नहीं पूछा जाता है, यूँ कह सकते हैं कि दफन मुर्दे को नहीं निकाला जाता है, बल्कि जो हाईलाइटेड बुक्स होती हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से ये जो है अर्थशास्त्र है ये काफ़ी मशहूर है। मौलाना आज़ाद की अल हिलाल, ये भी सारे के सारे बहुत मशहूर हैं। इसी वजह से मैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते चलिए, और अगर साजो नादिर रेयर केसेस में आपके मदफून मुर्दे को निकाला जाए तो और बात है। अदरवाइज़ अर्थशास्त्र के मुसन्निफ़ आप कमेंट कीजिए कौन है 3 नंबर का। 3 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या है? कौटिल्य। ये दोस्तों आपका एंशिएंट है। क्या है? एंशिएंट, ANCIENT। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ऐसे ही मॉडर्न, एंशिएंट और मेडाइवल 3 तरह के क्वेश्चन कराए थे। तो इससे पहले वाला भी जो हम देखे थे अल हिलाल अखबार, ये मौलाना आज़ाद का है। और 3rd नंबर का हम जो देखे हैं कौटिल्य का है, ये आपका जो है एंशिएंट टाइप का है। तो अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है? तुगलकनामा किताब के मुसन्निफ़ कौन है? तुगलकनामा किताब के मुसन्निफ़ कौन है? फिरदौसी, अलबेरूनी, अबुल फ़ज़ल या अमीर खुसरू। तो बताइए अगर आंसर पता है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। फिरदौसी, अलबेरूनी, अबुल फ़ज़ल, अमीर खुसरू। तुगलकनामा किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? बताइए दोस्तों। फिरदौसी, अलबेरूनी, अबुल फ़ज़ल, अमीर खुसरू। तो दोस्तों 4 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? 4 नंबर का ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरू। तुगलकनामा के मुसन्निफ़ कौन है? अमीर खुसरू, यानी ऑप्शन 4। और ये आपका मेडाइवल टाइम का है। क्या है? मेडाइवल, MEDIEVAL। मेडाइवल जिसको कहते हैं ज़माने उस्ता। क्या कहते हैं दोस्तों? मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो आप इसे भी याद कर लीजिए कि मेडाइवल को क्या कहते हैं, एंशिएंट को क्या कहते हैं, मॉडर्न को क्या कहते हैं। तो इन तमाम के उर्दू को भी आप याद कर लीजिए। तो 4 का 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। तहज़ीबुल अखलाक किसकी तसनीफ़ है? ये भी काफ़ी मशहूर है। मैंने बोला कि सर सैयद की जो किताबें हैं उसमें काफ़ी ये सारे फहरिस्त माना जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पे हैं, जैसा कि मैं बता भी दिया हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सर सैयद, मुल्ला वजही, इब्न बतूता या कोई नहीं। तो तहज़ीबुल अखलाक ये किसकी तसनीफ़ है? ये सर सैयद की है। तो चूँकि मैं पहले ही बता दिया था सर सैयद, और काफ़ी लोग जानते भी होंगे। इससे ये पता चलेगा कि आपको ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। GK के अगर बुक से सवाल आएंगे तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही देखने को मिले, लेकिन ऐसे ही हाईलाइटेड बुक्स आपको देखने की ज़रूरत है। अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है? अर्थशास्त्र किताब किस उन्वान पर है? अर्थशास्त्र यहाँ पे रहेगा। अर्थशास्त्र किताब किस उन्वान पर है, यानी उसका जो किस टॉपिक पे है अर्थशास्त्र जो किताब लिखी गई है उसका टॉपिक क्या है? ये आपका 6 नंबर का सवाल है। खेल कूद। 1 नंबर में आपका जो ऑप्शन है खेल कूद है, और दूसरा में इंतज़ामिया, तीसरे में सैर व तफरीह, और 4 में जो आपका है वो अदब। खेल कूद, इंतज़ामिया, सैर व तफरीह या अदब। तो अर्थशास्त्र किताब किस उन्वान पर है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है दोस्तों तो ये अर्थशास्त्र जो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन पे है। किस पे है? एडमिनिस्ट्रेशन, TRATION आप लोग नोट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन के क्या नाम उन्वान पे है। तो आपका इंतज़ामिया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अर्थशास्त्र किताब का उन्वान जो है वो इंतज़ामिया है, यानी इंतज़ामिया मैनेजमेंट पे ये किताब लिखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में कहा जा रहा है गुरुदेव किस अजीम शख्सियत का उर्फ़ी नाम है? उर्फ़ी नाम है। उर्फ़ी नेम को क्या बोलते हैं? निक नेम। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था निक नेम। गुरुदेव किस अजीम शख्सियत का उर्फ़ी नाम है? BG तिलक, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर या कोई नहीं। तो 7 नंबर में क्या सही होगा दोस्तों? 7 नंबर में जो सही होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग अपने आंसर ज़रूर दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं बक्सर का जंग किस सन ईस्वी में था, यानी बक्सर का जंग किस सन ईस्वी में
हुआ आपको ये बताना है कि कब ये हुआ है। अगर आपको पता है तो ऑप्शन देख के आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे 1 में है आपके 1761, 2 में है 1762, 3 में है 1763, 4 में है 1764। तो 8 में क्या सही आंसर होगा दोस्तों? सवाल नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? बक्सर का जंग किस सन में हुआ? जंग को बैटल बोलते हैं इंग्लिश में, बैटल क्या, युद्ध जिसको बोलते हैं हिंदी में इसको युद्ध बोलते हैं, इंग्लिश में बैटल बोलते हैं, उर्दू में जंग बोलते हैं। तो 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 का सही आंसर जो आपका होगा वो होगा 4, 1764 में हुआ। कितने में हुआ? 1764 में हुआ। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है? स्तूपा एट सांची कहाँ पर वाक़ है? स्तूपा एट सांची ये बुद्धिस्ट से रिलेट करता है। कहाँ पे वाक़ है आपको बताना। यहाँ पे इसका लोकेशन पूछा जा रहा है। लोकेशन जितना सवाल हो जवाब आपको उतना ही देना है। क्या पूछा जा रहा है? बस वेयर इट इज़ लोकेटेड, कि ये कहाँ पे वाक़ है, स्थित है, आपको ये बताना है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा या उत्तराखंड। तो ये कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन देख के आप अपने करेक्ट आंसर दे सकते हैं और आंसर दीजिए। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। तो 9 का बिल्कुल 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश। स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश में वाक़ है। चूँकि ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है। क्या चल रहा है? मॉडल टेस्ट पेपर है। तो यहाँ पे डिफ़ाइन ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं। मॉडल ये आपका टेस्ट पेपर के तौर पे आप देखिए। अब मैं जितना भी बना रहा हूँ टेस्ट पेपर, और एक दिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने सारे वीडियोज़, चूँकि मेरे अभी तक ये 50 सेकंड पार्ट्स हो गए हैं, तो मैं सारे वीडियो को मर्ज करके, सारे पार्ट्स को मर्ज करके एक कराऊंगा ओवरऑल, जो थोड़ा लंबा सेशन होगा, लेकिन आपको मेरे पूरे वीडियो का समरी खुलासा मिल जाएगा, जिससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। या फिर ज़्यादा लेंदी होगा तो मैं उसको पार्ट वाइज करके बनाऊंगा, लेकिन ज़्यादा करके उसे शामिल करके पेश करने की कोशिश करूँगा। तो क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वाक़ है। 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो अगर अच्छा लग रहा है सेशन, या फिर जो लोग थोड़ा ताख़ीर से आ रहे हैं, वो वीडियो को लास्ट में लाइव होने के बाद भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, और आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए लिंक को, ताकि वो लोग भी लाइव हो जाएं, या बाद में उन्हें आप बता सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर आप जब वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप लोग या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, या सब्सक्राइब किए होंगे तो बेल आइकॉन आप नहीं दबाए होंगे। बेल आइकॉन को आप दबा दीजिए। बेल आइकॉन जैसे ही आप दबाएंगे 3 आपको खाना मिलेगा, वहाँ पे आपको ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आप ऑल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मैं लास्ट में अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिलता है, तो अपना मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। वहाँ आप मुझे A to Z नाम से हेलो करके भेज दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर ऐड कर दूँगा अपने ग्रुप में। तो वहाँ से आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं जब भी लाइव आता हूँ वहाँ पे उसका लिंक पहले डाल देता हूँ, ताकि वहाँ से आप अपडेट हो जाएं। आधा घंटा पहले आप अपने टाइम निकाल के तैयार हो जाएं, और जब मैं लाइव हूँ तो आप कंटिन्यू से देख सके, कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। पूरे दुनिया का सबसे गहरा खंदक कहाँ पर है? 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर छूट गया अभी। 10 नंबर में क्या कहा था? इब्ने बतूता किस हाकिम के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आया? इब्ने बतूता, ये आपका हिस्ट्री का सवाल है। इब्ने बतूता जो यार ट्रेवलर था। क्या था दोस्तों? ट्रेवलर, TRAVE, ट्रेवलर यानी मुसाफिर। ये ट्रेवलर था। ये कहाँ का था आपको ये बताना है, किस देश से ये आया था। इब्ने बतूता किस हाकिम के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आया था? पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं किस हाकिम के दौरे हुकूमत में आया था। महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर या अलाउद्दीन खिलजी। 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर में क्या सही होगा कि इब्ने बतूता जो ये ट्रेवलर था एक किस हाकिम के दौरे हुकूमत में आया था? तो 10 का ऑप्शन क्या सही होगा? अगर पता है तो कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। 10 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके दौरे हुकूमत में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के दौरे हुकूमत में ये आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक किस में ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
11 नंबर, पूरे दुनिया का सबसे गहरा खंदक कहाँ पर है? पूरे दुनिया का सबसे गहरा खंदक, डीपेस्ट ट्रेंच बोलते हैं इंग्लिश में इसको। क्या बोलते हैं? डीपेस्ट, DEEPEST, डीपेस्ट ट्रेंच बोलते हैं, TRENCH, डीपेस्ट ट्रेंच पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा गहरा कहाँ पे है? दोस्तों खंदक किसे कहते हैं? खंदक कहते हैं एक तरह की, मान लीजिए ये कोई किला है, ये आपका किला है और अगल बगल यहाँ पे खंदक बना दिया जाता है, गड्ढा खोद दिया जाता है ताकि हमलावर अगर आए तो इसके आगे वो ना आ पाए, यहीं पे रुक जाए और ये जो आपका महल है इस पर हमला ना कर पाए, तो हमलावर आके यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके आगे आने की अनुमति या फिर यहाँ पे उसके लिए बैरियर होता है। तो ये खंदक एक तरह का होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि सबसे डीपेस्ट खंदक कहाँ पर वाक़ है? ग्रीनलैंड या इंडोनेशिया, मारियाना खंदक या फिर कोई नहीं। तो कौन सा खंदक सबसे गहरा है ये और कहाँ पे ये वाक़ है आपको बताना है। अगर पता है तो आप आंसर कीजिए और लास्ट में जो देख रहे हैं वो भी प्लीज़ आप वीडियो को रुक करके आंसर कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी पता चले। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को देखे जा रहे हैं, बल्कि अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाइए और लास्ट तक बने रहिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स पैदा हो जाएंगे। तो ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, मारियाना या कोई नहीं। तो 11 में क्या सही होगा दोस्तों? 11 में ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ? मारियाना। ये आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपका पड़ता है पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में आपका ये पड़ता है, PACIFIC, पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सबसे गहरा खंदक मारियाना है और वो पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, साइलेंट वैली किस रियासत को कहा जाता है? साइलेंट वैली किस रियासत को कहा जाता है? किस सूबा या स्टेट, राज्य को कहा जाता है? बिहार को, दिल्ली को, हैदराबाद को या फिर केरला को? तो साइलेंट वैली किस रियासत को कहा जाता है? साइलेंट वैली के माने पे मत जाइए, बल्कि एक तरह का उसको फीचर दे दिया गया, एडजेक्टिव खसूसियत उसकी बता दी गई है। तो ये नेम किस स्टेट को दिया गया? बिहार, दिल्ली, हैदराबाद, केरला। आप अपने आंसर प्लीज़ कीजिए ताकि पता चले कि आप इसके आंसर तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो 12 नंबर में क्या सही होगा दोस्तों? 12 नंबर में आपका केरला बिल्कुल सही हो जाएगा। साइलेंट वैली हम केरला को कहते हैं। तो केरला इज़ नोन एज साइलेंट वैली इन इंडिया। तो केरला को साइलेंट वैली के नाम से हम भारत में जानते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए मशहूर है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए मशहूर है? आपको ये बताना 13 नंबर का सवाल है। ये बताइए, या कह सकते हैं कि आपका सैंक्चुरी से ये मैंने सवाल लिया है। सैंक्चुरी, SANCTUARY, सैंक्चुरी जहाँ पे जानवर वगैरह रखे जाते हैं उसके हवाले से है। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत मशहूर पार्क है। ये किस चीज़ के लिए मशहूर है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ पे है। 13 नंबर में मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ पे है, मैं बताऊँगा, लेकिन आपको बताना है किस चीज़ के लिए मशहूर है। एक सींग गेंडा के लिए या फिर मोर के लिए, तेंदुआ के लिए या फिर शेर के लिए? काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए मशहूर है? कुछ लोगों को तो दिक्कत हो रही होगी कि चूंकि मैं यहाँ ट्रांसलेट करके ऑप्शन डाल दिया हूँ। दोस्तों चूंकि आप उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उर्दू पे तो कमांड हासिल करना ही पड़ेगा। सारी चीज़ों को आपको उर्दू में देखना ही पड़ेगा और कोशिश कीजिए कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ों में आप देख के जाइए। अगर 3 लैंग्वेज पे आपको कमांड है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, जबकि आप 3 लैंग्वेज पे कमांड रखेंगे। तो बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए मशहूर है? एक सींगा गेंडा। ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? एक सींग का गेंडा जो है वन हॉर्न राइनो बोलते हैं इंग्लिश में इसको। वन हॉर्न, HORN आप लोग नोट कर सकते हैं, RHINO, वन हॉर्न वन हॉर्न राइनो बोलते हैं। एक सींग वाला गेंडा जो होता है उसको हम बोलते हैं। तो और मोर को क्या बोलते हैं? पीकॉक बोलते हैं। तेंदुआ को क्या बोलते हैं? लियोपर्ड बोलते हैं। और शेर को तो पता ही है।
तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आखिर तक बने रहिए, और आखिर में जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छी होते रहे। अगला देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर में क्या कहा जा रहा है? किस शख्स ने गांधी जी को आधा नंगा फ़कीर कहा? किस शख्स ने गांधी जी को आधा नंगा फ़कीर कहा, जिसको इंग्लिश में आधा नंगा फ़कीर को क्या बोलते हैं? हाफ नेक्ड फ़कीर। हाफ नेक्ड फ़कीर आपको कहीं कहीं मिलेगा हाफ नेक्ड फ़कीर, या फिर हाफ नेक्ड बेगर भी मिल जाएगा, कहीं कहीं बेगर भी मिलेगा। बेगर जो इंग्लिश में BEGGER, बेगर के माने होता है क्योंकि मांगता भिखारी, तो दोनों मिल जाएगा। आधा नंगा फ़कीर किसने कहा आपको ये बताना है। डलहौजी, कैनिंग, चर्चिल या कोई नहीं। ये ब्रिटिश सारे नाम जो ब्रिटिश के हैं, तो किसने कहा आपको ये बताना है। 14 नंबर में क्या सही होगा दोस्तों? 14 नंबर में आपको आंसर पता नहीं है तो जान जाइए। और गांधी जी को नंगा फ़कीर कहने वाला शख्स का नाम जो था चर्चिल था। चर्चिल ने गांधी जी को कहा हाफ नेक्ड फ़कीर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। चूँकि मैं सोचता हूँ कि चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में दीन इलाही की बुनियाद किसने रखी? ये भी काफ़ी लोगों को पता होगा। दीन इलाही की बुनियाद किसने रखी आपको ये बताना है। शाहजहाँ, बाबर, औरंगज़ेब या अकबर? काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए कि दीन इलाही की बुनियाद किसने रखी। तो दोस्तों दीन इलाही की बुनियाद रखने वाले शख्स का नाम क्या है? अकबर। दीन इलाही की बुनियाद रखने वाले का नाम अकबर है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है, चूँकि ये इसको आप किसी मज़हब से नहीं रिलेट कर सकते हैं, ये हिस्ट्री का पार्ट है। और जीके में कभी कभी ऐसा होता है कि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक इंफॉर्मेशन के हवाले से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो और चूँकि ये हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा दीन इलाही आपको अच्छे खासे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे जो 15 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा अकबर, यानी ऑप्शन 4। अगला देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब रखी गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना या व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड, इसको इंग्लिश में देख लीजिए। आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं 16 में 1 में है आपका 1885, 2 में है 1865, 3 में है 1890 और 4 में है 1895। तो 16 का क्या आंसर होगा दोस्तों? 16 का आंसर क्या होगा ये बताइए। खाली आपको बताना है कि इसकी स्थापना किस सन में हुई, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 आंसर कीजिए, आप लोग ज़रूर आंसर कीजिए। तो 16 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1885 ऑप्शन 1 में जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने आंसर दिया वेरी गुड। अगला देखते हैं 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर में क्या कहा जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने बार सदर रह चुके हैं? जवाहरलाल नेहरू, या कह सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स जवाहरलाल नेहरू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो कितने टाइम वो सदर रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के? 2, 3, 4, 5। तो अगर आंसर पता है तो बताइए कि 17 का क्या सही आंसर होगा। 17 का ऑप्शन 2 यानी 3 टाइम्स। ऑप्शन 2 में 3 है, ये 3 टाइम्स रह चुके हैं। तो 3 टाइम्स किस में आपका है? 2 में है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 दफ़ा क्या नाम है सदर रह चुके हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या कहा जा रहा है? खिलाफत तहरीक की शुरुआत कब हुई? खिलाफत मोमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खिलाफत मोमेंट बोलते हैं। खिलाफत मोमेंट आपका कब शुरू हुआ, आपको ये बताना है। तहरीक को उर्दू में मोमेंट बोलते हैं, तो ये बताना कि कब इसकी शुरुआत हुई। 1942 है, 1922 है, 1920 है, या फिर कोई नहीं इसमें से। तो 18 में क्या करेक्ट होगा दोस्तों? 18 में करेक्ट क्या होगा? 18 में करेक्ट जो आपका होगा ये ऑप्शन 3 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ किताबों में आपको मिलेगा दोस्तों कि 1919 का भी जिक्र मिलेगा, लेकिन जो प्रीफर्ड आंसर माना जाता है वो 1922 माना जाता है, 1920 माना जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देते हैं 19 नंबर।
हिंदुस्तानी आइन में बुनियादी हुकूक कहाँ से लाया गया? हिंदुस्तानी आइन में बुनियादी हुकूक कहाँ से लाया गया है? हिंदुस्तान में बुनियादी हुकूक कहाँ से लाया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ में 1 में है कनाडा, 2 में ऑस्ट्रेलिया, 3 में अफ्रीका, 4 में अमेरिका। हिंदुस्तानी आइन में बुनियादी हुकूक कहाँ से लाया गया है? हिंदुस्तानी आइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल जो है वो कहाँ से बोरो किया गया है? बोरो का वर्ड इस्तेमाल होता है, बोरो, BORROW, बोरो लिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहीं से भी लिया गया उसके लिए हम बोरो का इस्तेमाल करते हैं और इसके माने होता है उधार लेना। तो ये कहाँ से लिया गया है? हिंदुस्तानी आइन में बुनियादी हुकूक कहाँ से लिया गया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या अमेरिका। 19 में क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों 19 में आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हिंदुस्तानी आइन में बुनियादी हुकूक फंडामेंटल राइट को आपका USA से लिया गया। कहाँ से? USA से लिया गया, यानी अमेरिका से इसको लिया गया है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर। आइन का दिल किसको कहा जाता है? हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन का दिल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप याद कर लीजिए इसको। हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे तमहीद, बुनियादी हुकूक, बुनियादी जिम्मेदारी या कोई नहीं। हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब नहीं समझ पा रहे हैं कि आइन के लफ्ज़ में तमहीद को क्या बोलते हैं, बुनियादी हुकूक समझ रहे होंगे, बुनियादी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। जो प्रीएम्बल है दोस्तों, प्रीएम्बल को हम बोलते हैं PREMBLE। प्रीएम्बल को हम बोलते हैं तमहीद उर्दू में। बुनियादी हुकूक तो आप फंडामेंटल राइट को समझ ही गए होंगे। बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम बुनियादी जिम्मेदारी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा कि किसको हम आइन का दिल कहते हैं? 20 में क्या करेक्ट आंसर होगा? अगर आंसर पता है तो बताइए। यहाँ पे ऑप्शन 1 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रीएम्बल इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रीएम्बल को हम आइन का दिल कहते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 21 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि उर्दू ड्रामा, अब यहाँ से आपका जो है उर्दू अदब से माखूज़ है। उर्दू अदब से ये माखूज़ है, उर्दू अदब से, उर्दू लिटरेचर से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शामिल किया है। तो उर्दू ड्रामा निगारी का आगाज़ कौन से सदी में हुआ? उर्दू ड्रामा निगारी का आगाज़ कौन सी सदी में हुआ? 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी या कोई नहीं। तो किस में हुआ? अगर आपको पता है तो आंसर कीजिए, क्योंकि ये सेशन काफ़ी अच्छा चलेगा। एक तरह का कलेक्टिव चलेगा और इज्तिमाई चलेगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो 21 का क्या होगा दोस्तों? 19वीं सदी में ये स्टार्ट हुआ। किस में हुआ? 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 19th सेंचुरी, CENTURY, 19th सेंचुरी में उर्दू ड्रामा का आगाज़ हुआ, स्टार्टिंग उसकी हुई। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में कहा जा रहा है मरसिया के अज्जाए तरकीबी कुल कितने हैं? मरसिया के कुल अज्जाए तरकीबी कितने हैं? यहाँ पे आपको ये 1 में 2 दिया हुआ है और 2 में 4 है, 3 में 5 है और 4 में 7 है, यहाँ पे 5 में 9 है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा 23 नंबर का? 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अमूमन इसके जो टाइप्स माने जाते हैं वो आपके माने जाते हैं 5। कितने माने जाते हैं? 5। वो क्या है? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद और रज्ज़, ये 5 माने जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको 9 किस्में भी इसकी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप, अगर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर 5 का मिले या 9 का मिले, अगर ये दोनों मिले तो उसमें सस्पेंशन का सवाल पैदा होगा। या 5 या 9 में से कोई मिल रहा है तो पहले 5 को प्रीफर कीजिए, अदरवाइज़ अगर 9 होगा तो 9 का आंसर आप मारिएगा। मैं जो बताया हूँ चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, इस हवाले से यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्या कहा जा रहा है? आब हयात किसकी तसनीफ़ है? आब हयात ये किसकी तसनीफ़ है? मौलाना आज़ाद, सर सैयद हाली मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये किसकी तसनीफ़ है कि इसके लेखक कौन है? ये उर्दू अदब से है। तो ऑप्शन
इसका क्या होगा, 23 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो लोग बाद में देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि उनके ऑफलाइन कितने क्वेश्चन सही हुए। तो 23 में ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 में ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, मैं नीचे अपने लास्ट क्वेश्चन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, वहाँ आप मुझे हेलो करके भेजिएगा, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा, ताकि क्या कि जब कभी मैं लाइव आऊँ उसका लिंक पहले वहाँ पे शेयर कर दूँ, वहाँ से आप लिंक को एक्सेस करके आप लाइव को एक्सेस कर सकते हैं, लाइव सेशन को। तो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आज नंबर दे रहा हूँ, और पहले से भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन 4। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगी, लेकिन आपको अच्छा खासा कंटेंट यहाँ से मिलेगा। लास्ट तक देखिए। अगर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बोलता जाऊँ और आप लोगों से ना सुनूँ, तो आप अपने जहन पे थोड़ा सा दबाव नहीं देंगे। आप जहन पे दबाव दे के आंसर देंगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, शेरुल आजम किसकी तसनीफ़ है। शेरुल आजम किसकी तसनीफ़ है, शिबली नोमानी, हाली, आज़ाद या कोई नहीं। शेरुल आजम किसकी तसनीफ़ है दोस्तों, अगर पता है तो बताइए। इनकी एक किताब और है, सीरतुन नबी जो है ये भी है, लेकिन यहाँ पे शेरुल आजम किसकी तसनीफ़ है ये भी बताइए। थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया होगा कि 24 में क्या सही होगा। 24 में ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको हिंट भी मिल गया था, शिबली नोमानी के शेरुल आजम, ये शिबली नोमानी की है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसकी तसनीफ़ है। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसकी तसनीफ़ है, हाली, शिबली नोमानी, आज़ाद या कोई नहीं। तो सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसकी तसनीफ़ है, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, हाली, शिबली नोमानी या आज़ाद। तो 25 में क्या सही आंसर होगा। 25 में जो आपका सही होगा दोस्तों, यहाँ भी आपका शिबली नोमानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सर सैयद और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ़ शिबली नोमानी हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, साज़ो नादिर ये देखने को मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो अदब के अच्छे अच्छे उर्दू के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। 26 नंबर देखते हैं, 26 में क्या कहा जा रहा है, खोजी किसकी तसनीफ़ है। ये खोजी एक किताब है, इसके मुसन्निफ़ कौन है या किसने इसको लिखा है। सर सैयद, असमत चुग़ताई, रतन नाथ सरशार या फिर कोई नहीं। तो खोजी कि मुसन्निफ़ कौन है, 26 नंबर का सवाल है। 26 नंबर में क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रतन नाथ सरशार। रतन नाथ सरशार कौन है, ये खोजी के मुसन्निफ़ है, तो रतन नाथ सरशार ऑप्शन 3 में है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों का सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है मुझे। तो 27 नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश कहाँ पर हुई है। अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश कहाँ पर हुई है, काफ़ी आसान है, काफ़ी किताबों में भी मिलता है, और इनकी बहरहाल देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा इंडिकेट देंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। फैज़ाबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर आज़मगढ़। अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश कहाँ पर हुई है, ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, फैज़ाबाद, लखनऊ, दिल्ली या आज़मगढ़। तो दोस्तों जल्दी बताइए कि उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई है। 27 नंबर में क्या सही होगा। 27 नंबर में दोस्तों ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आज़मगढ़। अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश आज़मगढ़ में हुई। ये बताइए अगर किसी को पता हो कि इनकी पैदाइश किस सन में हुई, इनकी पैदाइश किस सन ने ईस्वी में हुई। अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताएं कि किस सन ने ईस्वी में हुई। तो दोस्तों इनकी पैदाइश जो हुई है 1857 में। कितने में, 1857 में इनकी पैदाइश हुई है। 1857 में इनकी पैदाइश हुई है। इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ कि इनकी पैदाइश 1857 में हुई है। इसको भी आप जहन नशीन कर लीजिए कि अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश 1857 में हुई, आज़मगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में कहा जा रहा है, गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है। गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है, इसके राइटर के बारे में पूछा जा रहा है। गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, अब्दुल हलीम शरर, नज़ीर अकबराबादी, शिबली नोमानी या फिर कोई नहीं। गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शंस आप देख के आंसर कर सकते हैं, अब्दुल हलीम शरर, नज़ीर अकबराबादी या शिबली नोमानी। 28 में क्या सही होगा दोस्तों। 28 में ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 में ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 का 1 ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या कहा जा रहा है, नज़ीर अकबराबादी कहाँ पर
पैदा हुए? नज़ीर अकबराबादी कहाँ पर पैदा हुए? दिल्ली, हैदराबाद, बिहार या लखनऊ? ऑप्शंस अगर आपको पता है तो कमेंट जल्दी से जल्दी आप लोग कीजिए। नज़ीर अकबराबादी कहाँ पर पैदा हुए? ये 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 में आपको क्या सही आंसर है वो आपको बताना है। नज़ीर अकबराबादी की जो मकाम पैदाइश है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उनका मकाम पैदाइश दिल्ली है। और अगर किसी को अगला देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है? फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए? इनका मकाम पैदाइश पूछा जा रहा है कि फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए। ऑप्शंस यहाँ पे है दिल्ली है, बिहार है, सियालकोट या फैज़ाबाद। तो कहाँ पे पैदा हुए फैज़ अहमद फैज़? सियालकोट या बिहार, दिल्ली या फिर फैज़ाबाद? 30 में क्या राइट आंसर होगा? 30 में आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सियालकोट। सियालकोट अब की जो कि अब आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ये कौन से सन में पैदा हुए थे दोस्तों? बताइए कौन से सन में पैदा हुए थे? इनका जो सन पैदाइश है सन 1911 में इनका सन पैदाइश है। अगला देखते हैं 31 नंबर, 31 नंबर का सवाल देखते हैं। जो आवाज़ें इंसान के मुंह से निकलती हैं वो क्या होती हैं? जो आवाज़ें इंसान के मुंह से निकलती हैं वो क्या होती हैं? बेमाना, बामाना, मुहम्मल या फिर अल्फाज? वो आवाज़ें क्या कहलाती हैं आपको बताना है। बेमाना, बामाना, मुहम्मल, अल्फाज। ये उर्दू कवायद से है। क्या है दोस्तों? उर्दू कवायद का सेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। उर्दू कवायद का सेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। उर्दू कवायद पे हम कुछ बात करेंगे। तो उर्दू कवायद के हवाले से जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। 31 में जो आवाज़ें इंसान के मुंह से निकलती हैं वो क्या होती हैं? बेमाना, बामाना, मुहम्मल, अल्फाज। तो 31 का क्या होगा? थोड़ा सा गौर करेंगे तो पता चल जाएगा कि इंसान जो कुछ भी बोलता है वो अल्फाज ही होते हैं। वो आपके माना खेज हो सकते हैं, बेमाना हो सकते हैं, मीनिंगफुल हो सकता है, मीनलेस हो सकता है, कुछ भी होगा तो उसकी आवाज़ ही ना, अगर वो बोल रहा है तो मुंह से आवाज़ निकलती है जिसको हम वॉइस बोलते हैं, अल्फाज बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 नंबर, 32 नंबर का सवाल। ज़बान की ख़ास सूरतें कितनी हैं? ज़बान की ख़ास सूरतें कितनी हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं 2, 3, 4 या 5। तो 32 में क्या राइट आंसर होगा? 2, 3, 4, 5। अगर आपको आंसर पता है तो आप दोस्तों इसका आंसर दीजिए। 2, 3, 4, 5 ज़बान की ख़ास सूरतें कितनी है? 32 नंबर का सवाल है। 32 नंबर में क्या सही होगा दोस्तों? 32 नंबर में ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1, और वो क्या है? एक आपका तकरीरी है और एक तहरीरी है। क्या है? तकरीरी है और तहरीरी है दूसरा। तो कुछ भी हो हम उसको दो ही फॉर्म होती है ज़बान की। एक तो या हम बोलेंगे या फिर लिख देंगे, तीसरा कोई फॉर्म नहीं है। इल्म है या तो इल्म इंसान डिलीवर करता है ओरल फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में उसको डिलीवर करता है। 2 ही सूरत होती है। तो वो एक तकरीरी, एक कह सकते हैं ओरल फॉर्म, एक रिटन फॉर्म, 2 है। तो ये ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अगले में क्या कहा जा रहा है। अगले में कहा जा रहा है 33 नंबर में, 33 नंबर का देखते हैं। और इससे पहले फिर एक मरतबा मैं कहना चाहूँगा कि अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, प्लस लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप जो ऑफलाइन देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 33 नंबर में कहा जा रहा है दुनिया के तमाम काम किस ज़बान में किए जाते हैं? दुनिया के तमाम काम किस ज़बान में किए जाते हैं? तकरीरी, तहरीरी, बोली या मादरी ज़बान? तमाम काम यानी कोई सा भी काम हो वो लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं तो किस लैंग्वेज में उसको प्रीफर किया जाता है? तकरीरी, तहरीरी, बोली या मादरी ज़बान? 33 में क्या सही होगा दोस्तों? 33 में जो सही होगा वो आपका होगा रिटन फॉर्म में करते हैं। किस में करते हैं? रिटन फॉर्म में, WRITTEN, रिटन फॉर्म में इसको हम करते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा तहरीरी बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़बान कोई सी भी हो लेकिन हम कोई सा दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो रिटन फॉर्म में रखते हैं, ओरल की कोई वैल्यू नहीं। तो 33 में ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 34 नंबर का सवाल। 34 नंबर में कहा जा रहा है हिंदी, संस्कृत और नेपाली वगैरह का रस्मुल ख़त क्या है? रस्मुल ख़त को बोलते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हिंदी, संस्कृत और नेपाली का
रस्मुल ख़त क्या है, स्क्रिप्ट क्या है आपको बताना है। नस्तालिक है, रोमन है, हिंदवी है, देवनागरी है। तो 34 का क्या सही आंसर होगा, 34 का क्या सही होगा दोस्तों। 34 का अगर आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए कि 34 का क्या सही आंसर होगा। 34 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी स्क्रिप्ट में लिपि पे हम लिखते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, लिपि बोलते हैं इसको दोस्तों हिंदी में, इसको हिंदी में लिपि बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, और उर्दू में इसको रस्मुल ख़त बोलते हैं। इन मुफरदात को भी आप जहन नशीन करते चलिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी मेहनत करके दोस्तों इसको तैयार किया गया है। आपको तो आधे घंटे से लेकर 45 मिनट में पूरा वीडियो मिल जा रहा है, लेकिन मुझे इसका कई गुना स्ट्रगल करके इसका कलेक्शन करना पड़ा है, क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लेकर आना पड़ा है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में क्या कहा जा रहा है, अंग्रेज़ी किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, अंग्रेज़ी किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, उसका स्क्रिप्ट क्या है, उसका लिपि क्या है, नस्तालिक, रोमन, हिंदवी या देवनागरी। अगर आपको 35 नंबर का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए 35 नंबर में क्या सही होगा दोस्तों। इसका रस्मुल ख़त क्या है, इसका रस्मुल ख़त आपका रोमन है। क्या है दोस्तों, रोमन स्क्रिप्ट में ये लिखा जाता है। तो ऑप्शन 2 में आपका रोमन है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि रोमन स्क्रिप्ट में, रोमन रस्मुल ख़त में लिखा जाता है, ऑप्शन 2। अगला देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 36 नंबर में कहा जा रहा है उर्दू और फ़ारसी का रस्मुल ख़त क्या है, उर्दू और फ़ारसी का रस्मुल ख़त क्या है, फ़ारसी या नस्तालिक, अरबी या हिंदी, रोमन या देवनागरी। तो इसका रस्मुल ख़त लिपि क्या है आपको बताना है। उर्दू और फ़ारसी जो लिखा जाता है उसका रस्मुल ख़त क्या है, 36 नंबर का। 36 नंबर का आपको पता होना चाहिए जो कि आप उर्दू के परीक्षार्थी हैं। तो 36 नंबर में क्या सही होगा दोस्तों, 36 नंबर में ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, फ़ारसी या नस्तालिक। तो ज़्यादातर फ़ारसी को हम प्रीफर करते हैं, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर में क्या कहा जा रहा है, फ़ारसी, उर्दू, अरबी में रस्मुल ख़त तहरीर चलती है। फ़ारसी, उर्दू, अरबी में रस्मुल ख़त तहरीर चलती है, यानी इसके लिखने का जो डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में ये लिखा जाता है, लेफ़्ट टू राइट होता है या फिर राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है। किधर से शुरू किया जाता है और किधर से ख़त्म किया जाता है, आप इसे समझ लीजिए। अब बताइए किधर से शुरू किया जाता है, किधर से ख़त्म किया जाता है। दाएं से बाएं चला जाता है, यानी इस डायरेक्शन में चलता है, या फिर बाएं से दाएं जाता है, यानी फिर इस डायरेक्शन में चलता है, या फिर नीचे से ऊपर से नीचे, या ऊपर से नीचे कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में ये चलता है, आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे तो पता चल जाएगा। अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो पे लिखा हुआ देख लीजिए, आप बता देंगे कि दाएं से बाएं लिखा है या बाएं से दायां लिखा हुआ है। फ़ारसी, उर्दू, अरबी में रस्मुल ख़त तहरीर चलती है। तो चूँकि यहाँ पे उर्दू तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि उर्दू में लिखा हुआ है, तो ये आपका दाएं से बाएं है, यही तो मैं लिखा हूँ दाएं से बाएं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर जो है आपका क्वेश्चन ही में छुपा रहता है, बोलते हैं ना कि आंसर क्वेश्चन ही में छुपा रहता है। तो यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा गौर करते तो बता देते कि ये जो लिखा हुआ है इसको जहन लगा के आप आंसर कर सकते। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में क्या कहा जा रहा है, ये अलामत क्या कहलाती है, यह अलामत जो है क्या कहलाती है। 38 नंबर में ये अलामत जो है, इस अलामत के बारे में बात हो रही है कि इस अलामत को क्या कहा जाता है, रब्त है, तफसीला है, जंजीर है या जुड़ाव है, क्या कहा जाता है दोस्तों। और इसका इस्तेमाल क्या है, पहले मैं इसका इस्तेमाल बता दूँ। सपोज़ दैट आप कोई लाइन लिख रहे हैं ऐसे करके, और आप सोच रहे थे कि यहाँ पे जगह कम बची और यहाँ मुझे कोई वर्ड डालना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट करके ऐसे आप ऐसे करके यहाँ पे नया वर्ड लिख देते हैं। तो इसका इस्तेमाल इसलिए होता है, लेकिन इसको उर्दू में क्या बोलते हैं दोस्तों, 38 नंबर में इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, इसको उर्दू में बोलते हैं आपका जंजीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जंजीर बोलते हैं उर्दू में। और इंग्लिश के ग्रामर इसको हाइफन बोलते हैं, इंग्लिश के ग्रामर में हाइफन, HYPHEN हाइफन ये सिंबल आपका है। तो हाइफन इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में इसको जंजीर बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जेल में किसके लग़वी माना उधार मांगना के है, यानी उधार मांगना किसके माने हैं जेल में। ये आपका बलागत का क्वेश्चन है, उर्दू में बलागत के भी क्वेश्चंस को मैंने शामिल कर लिया है। तशबीह, तलमीह, इस्तिआरा या किनाया। तो किसके माने हैं उधार मांगना। उधार मांगने की इंग्लिश मैंने अभी आपको बताया है कि फंडामेंटल राइट में बुनियादी हुकूक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया के लिए जो इंग्लिश में वर्ड होता है, फ्रॉम वेयर द फंडामेंटल राइट हैज़ बीन बोरोड, इसकी इंग्लिश ये होगी। तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया, बोरो। क्या इस्तेमाल किया गया दोस्तों, BORROW। तो बोरो का वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो बोरो के लिए
कि वहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे उधार मांगना के उर्दू के हवाले से अगर देखते हैं तो कौन सा सही होगा, 39 में क्या सही होगा दोस्तों, इस्तिआरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस्तिआरा के माने यहाँ पे उधार मांगना है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, इस्तिआरा में अमूमन कैसे माना मुराद होते हैं। इस्तिआरा में अमूमन कैसे माना मुराद होते हैं, मजाजी, हकीकी, हकीकी महद या दूर के। तो कैसे माना मुराद होते हैं, इस्तिआरा को कैसे माना मुराद दिया जाता है। अभी इस्तिआरा को हम यहाँ पे समझे हैं कि यहाँ पे उधार लेने के माने में इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिआरा में अमूमन कैसे माना मुराद होते हैं, चूँकि उधार लिया जाता है तो अपने असली सूरत से वो चीज़ बदल जाती है। द आइटम्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म दैट इज़ नॉट इन द रियल फैक्ट। जो चीज़ें उधार ली जाती हैं वो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में बदल जाती है। सपोज दैट हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के अंदर जो बुरूदत होती है, उसके अंदर जो कोल्डनेस होता है वो ऑटोमेटिक हॉटनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक चीज़ से दूसरे चीज़ में वो बदल जाना, वो हकीकत चीज़ें नहीं रह जाती है। तो 40 में क्या सही होगा, ये मजाज इस्तेमाल हो जाएगा। जिस तरह बोलते हैं जैद शेर है, तो जैद को शेर बता दिया गया, बल्कि जैद शेर नहीं है, जैद शेर की तरह बहादुर है। तो हकीकत से मजाज में इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप यहाँ जहन में रखिए कि 40 में क्या सही होगा। 40 में आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इस्तिआरा में अमूमन इस्तिआरा में जो होता है 40 में आपका 1 बिल्कुल सही होगा। 40 में ये मजाज इस्तेमाल होता है। मैं डिफिनेशन और सारी मिसाल भी तो मजाज के दिया हूँ, आप गलती से मेरा हकीक भी लग गया, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को मैंने शामिल किया है कि डे आफ्टर डे का उर्दू तर्जमा क्या होगा। डे आफ्टर डे आप जब पैसेज बनाएंगे तो उसमें आपको ये सारे वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और ऐसे वर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छा इफेक्टिव होगा। तो क्या होगा, ये के बाद दूसरे दिन, हर रोज़, कभी नहीं या कोई नहीं। तो डे आफ्टर डे का क्या होगा दोस्तों, जैसे बोलते हैं ना, आई विजिटेड देयर डे आफ्टर डे टू सी हिम। मैं उसके यहाँ हर रोज़ गया एक के बाद दूसरे दिन, ताकि उसको देखूँ, उसे देखने के लिए। तो ये के बाद दूसरे दिन के लिए इस्तेमाल होता है डे आफ्टर डे। तो डे आफ्टर डे का लफ्ज़ पे गौर करेंगे, डे आफ्टर डे, एक दिन फिर बाद में फिर दिन। तो इस तरह का डे आफ्टर डे मतलब एक के बाद दूसरे दिन। ये ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आई वांट डैश बुक्स यू बोरोड। यहाँ पे बोरो का वर्ड आ गया, फिर आ गया, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे आर्टिकल आपको फिल करना है। आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल आपको पता होगा कितने हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे एक में जो दिया गया है, यहाँ पे ए है, एन है, द है या फॉर। क्या इस्तेमाल होगा दोस्तों, आई वांट क्या इस्तेमाल होगा, आई वांट द बुक्स। यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में है तो द इस्तेमाल होगा। द किस में आपका है, द ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 का ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 43 नंबर में भी फिल इन द ब्लैंक्स है। शी इज़ डैश क्वाइट ब्यूटी, कि यहाँ पे क्या आपका फिल होगा, 43 नंबर में क्या फिल होगा। अगर आपको पता है तो बताइए दोस्तों, 43 नंबर में जो राइट ऑप्शन होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। शी इज़ द क्वाइट ब्यूटी, यहाँ पे भी आपको बिल्कुल द फिट हो जाएगा। शी इज़ अ क्वाइट ब्यूटी, यहाँ पे आ लग जाएगा। 43 में आपका 1 लग जाएगा। शी इज़ अ क्वाइट ब्यूटी एक तरह का, एक चूँकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म के हवाले से इसको इस्तेमाल किया था। अगला देखते हैं 44 नंबर। 44 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट अ चार्मिंग साइट इट इज़। ये आपका क्या है, एक्सक्लामेशन, जुमला इस्तेजाबिया है, जिसको मैं एक्सक्लामेशन कहते हैं, जिसको जो कि हरफ़े फ़िजाइया की अलामत ये आपको दिख रहा होगा, एक्सक्लामेशन कहते हैं इसको। तो इसको जो हम असली जुमले में तब्दील करते हैं, इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। असर्टिव फॉर्म में इसको जो हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या इसका सही बनेगा वो हम देखते हैं। असर्टिव फॉर्म में इसका असली तर्जमा क्या होगा वो हम देख के गौर करते हैं कि इट इज़ अ वेरी चार्मिंग साइट 2 में है, इट चार्मिंग इज़ वेरी साइट और 3 में है, इट्स वेरी चार्मिंग साइट और 4 में है, इट इज़ वेरी चार्म्ड साइट। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा दोस्तों, व्हाट अ चार्मिंग साइट इट इज़। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी चार्मिंग साइट, इट इज़ अ वेरी चार्मिंग साइट। चार्मिंग कहते हैं दिल को भा लेने वाला, ये मंजर जो है दिल को भा लेने वाला है, ये कुछ इसका तर्जमा होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 नंबर। 45 में क्या कहा जा रहा है, 45 में ये कहा जा रहा है कि IPS, MA, IAS एंड IPS में कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा। आर्टिकल यहाँ पे इस्तेमाल करना है।
देखिए यहाँ पे आ है, एन है, दा है या कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका एब्रीवेशन है। क्या है? इस तरह के वर्ड को हम बोलते हैं एब्रीविएशन, एब्रीवेशन बोलते हैं, जिसको उर्दू में बोलते हैं मुखफ़फ़। क्या बोलते हैं? मुखफ़फ़ बोलते हैं, मुखफ़फ़ बोलते हैं। ये हो सकता है आपके ट्रांसलेशन में भी इसका जिक्र करने को मिल जाए जुमले में, तो देख लीजिए एब्रीवेशन, मुखफ़फ़, ये सारे वर्ड्स जो आपके मुखफ़फ़ हैं। और मुखफ़फ़ में अगर वो आपका वावेल से आवाज़ उसकी आए तो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, आपको पता है तो बताइए। 45 में क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों? 45 में आपका जो इस्तेमाल होता है एन इस्तेमाल होता है, एन इस्तेमाल होता है। चूँकि यहाँ पे ये वावेल की आवाज़ सब में आ रही है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर, 46 नंबर देखते हैं। 46 में क्या कहा जा रहा है? 46 में कहा जा रहा है समानता का उर्दू अर्थ क्या है? समानता का उर्दू अर्थ क्या है? बराबरी है, नाइंसाफ़ है, अदल है, खुलासा है। समानता का इक्वालिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्वालिटी, EQUALITY। इक्वालिटी को उर्दू में क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। इक्वालिटी को 46 का आंसर आपको पता है तो बताइए क्या बोलते हैं। तो इसका जो बोलते हैं ये बराबरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि समानता का मतलब होता है बराबरी। अगला देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर को देखते हैं। ये भी इक्वेटर, ये आपका ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। अभी मैं बताऊंगा ये कहाँ पे है, थोड़ा सा फिगर के जरिए। इक्वेटर का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? चूँकि मैं लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहा हूँ, इक्वेटर तो यहाँ पे डाल दिया हूँ। ऊपरी ख़त, नीची ख़त, निचली ख़त या ख़त्ते इस्तिवा या कोई नहीं। इक्वेटर का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? अगर आपको पता है तो बताइए। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाता हूँ मैं। तो भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। तो इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? इसको उर्दू में बोलते हैं आपका ख़त्ते इस्तिवा। ख़त्ते इस्तिवा, चूँकि दोस्तों ये आपका जो 0 डिग्री से गुज़रता है, जी इसको हम बोलते हैं ख़त्ते इस्तिवा, इस लाइन को। तो ज़्यादा तफसील में यहाँ नहीं जाऊँगा। अगला देखते हैं तो पता चल गया इसको ख़त्ते इस्तिवा बोलते हैं। अगला देखते हैं 48 नंबर। 48 में क्या कहा जा रहा है? आईना का हिंदी तर्जुमा क्या होगा? आईना का हिंदी तर्जुमा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी है, कुछ लोगों को हो सकता लगे। दर्पण, चमक, रहस्य या गुप्त। तो क्या होगा दोस्तों? आईने का हिंदी तर्जुमा क्या होगा? अगर पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आईने का हिंदी तर्जुमा क्या होगा? 48 नंबर में दर्पण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर, MIRROR, जिसको और ऐसे मिरर का मतलब होता है कोई आईना अगर है आपके सामने और आप चेहरा देख रहे हैं तो आपके चेहरे को उसमें वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर आपके चेहरे को रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो वो आईना होता है, उसे दर्पण कहते हैं। चमक कहते हैं शाइन को, रहस्य कहते हैं सेक्रेट को। क्या बोलते हैं? सेक्रेट को, SECRET। सेक्रेट को हम रहस्य बोलते हैं, राज भेद को बोलते हैं, गुप्त को बोलते हैं। गुप्त भी एक तरह का सेक्रेट ही होता है। 49 नंबर देखते हैं। 49 में कहा जा रहा है प्रदर्शन का उर्दू अनुवाद क्या होगा? प्रदर्शन का उर्दू अनुवाद आपको बताना है। मुखालफत, चुगली, दुश्मनी, मुजाहिरा। तो क्या कहते हैं दोस्तों? मैं प्रदर्शन का इंग्लिश बता दूं, डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं इसे। डेमोन्स्ट्रेशन, DEMONSTRATION, डेमोन्स्ट्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब आपको बताना है कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं। दोस्तों आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा, मैं ऐसे ही सारी वीडियोस में पढ़ाया हूँ, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। लैंग्वेज को तो मैं छोड़ा ही नहीं हूँ, जितना भी लैंग्वेज के अल्फाज आए उसे मैं कोशिश किया हूँ कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में समझाता चलूँ। चूँकि आपको यहाँ पे लैंग्वेज, आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपको लैंग्वेज पे कमांड भी हासिल करना है, तो लैंग्वेज पे आप कमांड ज़रूर हासिल कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखिए जिसमें आपको लैंग्वेज पे प्रीफर किया जा रहा हो, तो ताकि आपको फ़ायदा हो। तो बताइए कि प्रदर्शन का उर्दू अनुवाद क्या होगा? प्रदर्शन का उर्दू अनुवाद से पहले यहाँ पे मुखालफत क्या होता है? अपोजिशन या अगेंस्ट जाना। चुगली किसे कहते हैं? किसी की पीठ पीछे उसके खिलाफ बोलना, दुश्मनी, एनेमी। और मुजाहिरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुजाहिरा जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रदर्शन कहते हैं मुजाहिरे को कहते हैं। प्रदर्शन, मुजाहिरा करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। तो ये 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा ये हम देखते हैं। 50 नंबर में कहा जा रहा है कि डिस्क्रिप्शन का हिंदी अर्थ क्या होगा? डिस्क्रिप्शन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे
एक तरह का टेस्ट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि देखूँ आपको प्रीवियस वीडियो जो देखे हैं कि नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है ताकि आप वहाँ से अपने सारे डाउट्स को इस हवाले से क्लियर कर सकें। फैलाना है, विचार है, समर्थन है या विवरण, तो डिस्क्रिप्शन का हिंदी अर्थ क्या होगा आपको ये बताना है। फैलाने को क्या बोलते हैं? फैलाने को बोलते हैं ना स्प्रेड। क्या बोलते हैं दोस्तों? SPREAD, स्प्रेड बोलते हैं फैलाने को। विचार बोलते हैं ओपिनियंस को। समर्थन बोलते हैं सपोर्ट को। तो विवरण जो होता है दोस्तों 50 में आपका जो विवरण ये 4 है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसको खुलासे के माने में भी इस्तेमाल होता है। किसके माने में? खुलासे के माने में भी इस्तेमाल होता है। तारीफ़ के माने में भी इस्तेमाल होता है, जिसको इंग्लिश में डेफिनेशन बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए एक होता है तारीफ़ की 2 इंग्लिश आती है। एक होता है प्रेज़ करना, जिसको हिंदी में प्रशंसा बोलते हैं, और एक होता है तारीफ़ करना। थोड़ा फ़र्क है इसमें, दोनों आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में माए मुस्तामल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? इसका मैं आंसर नहीं दिया हूँ, आप लोग अभी कमेंट कर सकते हैं कि माए मुस्तामल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। अगर पता है तो बताइए, वरना मैं अभी बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं कि आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। दोस्तों देखिए माए मुस्तामल को क्या बोलते हैं? माँ को बोलते हैं पानी को, मुस्तामल कहते हैं इस्तेमाल किया हुआ। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूज्ड वाटर। क्या बोलते हैं? यूज्ड वाटर, WATER, यूज्ड वाटर। ये बहुत ज़्यादा, चूँकि ये अरबी में इस्तेमाल होता है लेकिन उर्दू में भी कभी कभी इसको ले लिया जाता है, तो यूज्ड वाटर बोलते हैं हम। और दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे जो लोग मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर के थ्रू A to Z के नाम से मुझे ज्वाइन करके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उन्हें ग्रुप में ऐड कर सकूं। और मेरा नाम आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख ही रहा होगा, मेरा नाम रमज़ान अली है। क्या है? रमज़ान अली। तो आप लोग इस पर कर सकते हैं ताकि मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर सकूं, और जब कभी मैं लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मैं लिंक के थ्रू प्रोवाइड करवा सकूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए। पहली बार अगर आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि इस तरह के वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं और आपको फ़ायदा होता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।